Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So बच्चों ये क्लास 8 सिविक्स थर्ड चैप्टर व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट है और हम पेज नंबर 34 पर थे जहाँ सबसे पहले 3 फोटोज आपको दी है। ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश की संसद की फोटो बाहर से, और ये 2 पिक्चर्स उसके अंदर की है। सो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। संसद ही वो जगह है जहां देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। इट हैज़ 2 हाउसेस, इसमें 2 हाउसेस हैं, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। एक्चुअली पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। हालांकि प्रेसिडेंट कभी बैठते नहीं हैं संसद में, लेकिन वो वेरी मच पार्ट है, संसद का ही एक हिस्सा है। दूसरी पिक्चर है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, और तीसरी है लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। यह भी रिसेंट अमेंडमेंट में चेंज हुआ है, जिसको हम अभी चैप्टर में बाद में डिस्कस करेंगे। राज्यसभा को चेयर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लोकसभा को चेयर करते हैं स्पीकर। चेयर करना या प्रिसाइड करने का मतलब है कि वहां पर सेशंस हेल्ड करवाते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं, कौन बोलेगा, कौन क्वेश्चन पूछेगा, कौन आंसर करेगा, ये सभी चीजें राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा में स्पीकर डिसाइड करते हैं। ओके, अभी फर्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। क्रिएटेड आफ्टर 1947, 1947 के बाद क्रिएट की गई। द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे देश के लोगों का जो भरोसा है डेमोक्रेसी में, इंडियन पार्लियामेंट उसका ही एक एक्सप्रेशन है। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये एक तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और गवर्नमेंट फॉर्म करने में कंसेंट से, यानी कि सहमति से। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर्स। हमारे देश में पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्योंकि जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने उनको वोट दे के चूज करके वहां पर भेजा है। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं, सेम उसी तरीके से पार्लियामेंट के भी इलेक्शंस होते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। लोकसभा जनरली हर 5 साल के बाद इलेक्ट की जाती है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है, एज शोन इन द मैप ऑन पेज 41। देखिए ये पेज 41 का मैप है, जहां पर आपको दिखाया गया है कि कैसे पूरे देश को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि चुनाव क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। इंडिया में 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 पर्सन इलेक्ट होकर पार्लियामेंट जाता है, यानी कि ऐसे 543 लोग पार्लियामेंट जाएंगे। द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जो लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं वो जनरली अलग अलग पार्टीज से बिलोंग करते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। वंस इलेक्टेड, एक बार इलेक्ट हो गए, दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। तो ये लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बन जाते हैं। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, और ये सारे एमपीज मिलकर एक साथ पार्लियामेंट बनाते हैं। वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, एक बार जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं पार्लियामेंट के, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फिर पार्लियामेंट को ये कुछ फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करने होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। सबसे पहले तो सरकार बनानी है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंडर कौन कौन आते हैं? द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। देश के राष्ट्रपति, राज्यसभा अपर हाउस एंड लोकसभा जिसे लोअर हाउस बोलते हैं। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस के बाद, अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। ऐसे एक लिस्ट बनाई जाती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के कितने एमपीज हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए, दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। उनके जो इलेक्टेड एमपीज हैं वो मेजॉरिटी में होने चाहिए, यानी कि आधे से ज्यादा उनके एमपीज हों। सिंस देर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा, हमने देखा कि इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। सो 543 तो जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, और 2 मेंबर्स थे
जिनको कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। ये अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ है जिसमें कि इसको रिमूव कर दिया गया है। ये देखिए अमेंडमेंट नंबर 104, और इसमें कहा गया है रिमूव्ड द रिजर्व सीट्स फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। लोकसभा में 2 और स्टेट असेंबलीज में 1 एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करते थे देश के राष्ट्रपति। तो इस प्रोविजन को अभी रिमूव कर दिया गया है, ये प्रावधान हटा दिया गया है, विच मीन्स अभी सिर्फ 543 इलेक्टेड मेंबर्स ही होंगे लोकसभा में। टू हैव अ मेजॉरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर। अभी अगर मेजॉरिटी में आना है, गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, तो आधे एमपीज आपके होने चाहिए। 543 का हाफ कितना होगा? 2 2s are 4, 1 remaining 14, 7s are 14, 1 is 2.5, 271.5 यानी कि कम से कम 272 एमपीज होने चाहिए। The opposition in parliament is formed by all the political parties that are not part of the majority party or coalition formed। अभी देखिए सरकार 2 तरीकों से बनती है। 2 लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स हमें दिए हैं। 2019 में जो इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी को 303 सीट्स मिली, यानी कि 303 एमपीज उसके थे। मेजॉरिटी के लिए कितने चाहिए? 272, उससे बहुत ज़्यादा है, यानी कि क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बनी बीजेपी की। 2009 के इलेक्शंस में यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी पार्टी को 272 या उससे ज़्यादा सीट्स नहीं मिली है। यहाँ पर कांग्रेस को 206, बीजेपी 116, उसके बाद किसी को 21, 60, 9, 4, 9, 2, 19, 14, इस तरीके से। तो ऐसे केस में क्या होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं ये पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, उसे हम बोलते हैं कोलिजन, यानी कि गठबंधन की सरकार। तो जिस पार्टी की सरकार बनी है या फिर कोलिजन में जो पार्टीज हैं उसके अलावा जो पार्टीज बचती हैं वो होती है ऑपोजिशन में। जैसे कि 2019 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो बाकी जितने भी एमपीज होंगे 52 एमपीज पार्लियामेंट में कांग्रेस के थे, डीएमके के 24, एआईटीसी 22, वाईएसआर सीपी 22, एसएस शिवसेना 18। तो यानी कि ये सभी ऑपोजिशन में थे, विपक्ष में थे। The largest amongst these parties is called the opposition party। उसके बाद ऑपोजिशन में भी जिसके पास सबसे ज़्यादा एमपीज होंगे वो ऑपोजिशन पार्टी कहलाएगी। जैसे यहाँ पर कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी है क्योंकि सबसे ज़्यादा 52 एमपीज इसके ही हैं। One of the most important functions of the लोक सभा is to select the executive। अभी लोकसभा का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना। The executive as you read in chapter 1, जैसे कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं who work together to implement the laws made by the parliament। पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। जब हम सरकार की बात करते हैं तो हम इन एग्जीक्यूटिव के ग्रुप्स की ही बात करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है, जो मेजॉरिटी में है, उसका लीडर देश का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनता है। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी। अब प्राइम मिनिस्टर की पार्टी से जितने भी एमपीज बिलोंग करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। उनमें से कुछ एमपीज को वो मिनिस्टर बनाता है, मंत्री बनाता है, जो उसके साथ काम करते हैं इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाने में। दीज मिनिस्टर देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। उसके बाद ये जो मिनिस्टर्स हैं इनको अलग अलग चार्ज दिए जाते हैं, जैसे कि किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को ये संभालते हैं। ऑफन टाइम्स, कई बार इन द रिसेंट पास्ट में इट हैज़ बीन डिफिकल्ट टू फॉर्म अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजॉरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कई बार ऐसा हुआ है पास्ट में कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। दे देन ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज अ कोलिजन गवर्नमेंट। जिनके कंसर्न्स सेम हो तो फिर वो मिलकर एक कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार बनती है। सो ये तो हमने बात की लोकसभा की। नेक्स्ट इज राज्यसभा। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट।
राज्यसभा देश के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, वो इलेक्ट करके वहां पर भेजती है। लोकसभा के मेंबर्स को लोग चूज करते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स को राज्यों के जो एमएलए है वो चुनते हैं। ओके, द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। अभी सारी पावर लोकसभा को भी नहीं दी जा सकती थी, तो लोकसभा की पावर के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने के लिए राज्यसभा को क्रिएट किया गया। राज्यसभा में कोई जो लेजिस्लेशन है वो इनिशिएट भी किया जा सकता है, वहां से उसकी शुरुआत भी हो सकती है। एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। अगर कोई बिल लोकसभा में इनिशिएट किया गया है तो राज्यसभा में उसको पास करवाना जरूरी है, तभी वो एक लॉ, एक कानून बनेगा। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, जैसे कि मनी बिल, बट मेजॉरिटी ऑफ द बिल को पास कराना जरूरी होता है। It therefore has an important role of reviewing and altering, if alteration are needed, the laws initiated by the Lok Sabha। तो लोकसभा ने जो लॉज को इनिशिएट किया है उसको ये रिव्यू कर सकती है, या फिर उसमें अगर ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है, किसी चेंज की ज़रूरत है, वो भी कर सकती है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज हैं, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। इनका इलेक्शन ऐसे जैसे कि लोकसभा के मेंबर्स का होता है वैसे नहीं होता, लोग वोट नहीं करते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें 233 तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिसको कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करेंगे, और 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अभी पार्लियामेंट का दूसरा फंक्शन है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सरकार को कंट्रोल करना, उसको गाइड करना, रास्ता दिखाना और इन्फॉर्म करना, जानकारी देना। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, पार्लियामेंट जब सेशन में होती है, बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर। तो वो क्वेश्चन आवर से शुरू होती है। क्वेश्चन आवर क्या है? द क्वेश्चन आवर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन आवर के दौरान एमपीज डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं सरकार से और सरकार की वर्किंग के बारे में जो जानकारी है वो निकलवाते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट वे है, एक तरीका है जिससे कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को देख रहे हैं, उनको कंट्रोल कर सकती है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स। अभी जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो गवर्नमेंट भी अलर्ट होती है, उनको उनकी कमियां पता लगती है, एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल, और लोगों के ओपिनियंस भी उनको पता लगते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट, दैट इज द एमपीज। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो एमपीज हैं, वो लोगों के ही तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों ने ही तो उनको वोट देकर वहां पर भेजा है और लोगों के बिहाफ पर ही वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो सरकार को पता लगता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। ये हर एमपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि वो सरकार से सवाल पूछे। द ऑपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो जो ऑपोजिशन पार्टी है वो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी को अच्छे से चलाने के लिए, अच्छी फंक्शनिंग के लिए। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं, उनमें क्या कमियां हैं, वो उनको हाईलाइट करती है। एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज, और अपनी पॉलिसीज के लिए सपोर्ट इकट्ठा करती है। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक। तो ऐसे गवर्नमेंट को एक बहुत वैल्यूएबल, कीमती फीडबैक भी मिलता है। एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज, और वो बहुत ही अलर्ट रहती है बाय द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एमपीज, कि पता नहीं जो एमपी है वो कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। इन एडिशन, इसके अलावा, इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं, द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। सरकार के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड्स एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि पार्लियामेंट सरकार को कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, एमपीज जो कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में, दे हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। वो एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं
कंट्रोल करने में, गाइड करने में, इन्फॉर्म करने में, एंड दिस इज अ की एस्पेक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग में। तीसरा फंक्शन है पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग, कानून बनाना। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। वी शैल रीड अबाउट दिस इन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पूरा इसी के बारे में है, तो वहां पर हम इसको डिटेल में रीड करेंगे। अभी क्वेश्चन है, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ये लोग कौन हैं? पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अभी हमारी देश की संसद में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, जैसे कि देर आर मोर रूरल मेंबर्स, कई सारे मेंबर्स हैं जो रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टीज, और कई रीजनल पार्टीज के भी मेंबर्स हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड, कुछ ग्रुप्स ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कि अब तक अनरिप्रेजेंटेड थे, उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं था पार्लियामेंट में, आर बिगनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। वो अभी शुरू हो गए हैं इलेक्ट होना पार्लियामेंट में। There has also been an increase in political participation from the Dalits and background classes. दलित और जो बैकग्राउंड क्लासेस हैं उनका भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। Let us look at the following table that shows the percentage of population who voted in लोक सभा elections in different years. अलग अलग सालों में देश के कितनी पॉपुलेशन ने वोट किया, उसको यहाँ पर आपको टेबल में बताया गया है। जैसे कि 1951 to 52 जो पहला लोकसभा इलेक्शन था उसमें 61.16% लोगों ने वोट किया, 62 में 61 एंड सो ऑन। 2019 जो रिसेंट इलेक्शन था लोकसभा का उसमें 67.11। Now it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. जब हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें भी सभी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती, स्पेशली जब हम इंडिया जैसी कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है। यहाँ पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, देन रीजनल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है। सो देर इज अ रियलाइजेशन, हमें ये रियलाइज हुआ दैट व्हेन इंटरेस्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस सेपरेट अस, इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट कम्युनिटीज दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड आर गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। सभी कम्युनिटीज़ के अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो उन कम्युनिटीज़ को जिनको पास्ट में हिस्ट्री में मार्जिनलाइज किया गया, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई आगे आने की, उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले देश की पार्लियामेंट में। विद दिस इन माइंड और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ सीट्स हैं जो कि रिजर्व कर दी गई है पार्लियामेंट में एससीज और एसटीज के लिए। दिस हैज़ बीन डन, ऐसा इसीलिए किया गया सो दैट एमपीज इलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज will be familiar with and can represent दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। क्योंकि ये जो एमपीज हैं ये जानते हैं कि क्या वहाँ पर कंडीशन है और उन दलित्स के और आदिवासी के इंटरेस्ट को वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट में। वो बता सकते हैं कि क्या चीज़ें की जाए ऐसे लोगों की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और सिमिलरली इसी तरीके से इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड, अभी रिसेंटली ये भी सजेस्ट किया गया दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, कि वुमेन के लिए भी सीट्स का रिजर्वेशन हो। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, लेकिन अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ ये इशू, अभी भी इस पर डिबेट चलती रहती है। 60 ईयर्स अगो, आज से 60 साल पहले ओनली 4% ऑफ एमपीज वर वुमेन। पार्लियामेंट में सिर्फ 4% एमपीज वुमेन थी एंड टुडे इट इज जस्ट अबव 11%, और अभी भी ये सिर्फ 11% के आसपास ही है। दिस इज अ स्मॉल शेयर, ऑब्वियसली स्मॉल शेयर है जब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन, आधी पॉपुलेशन वुमेन है और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 11% वुमेन है पार्लियामेंट में। इट इज इश्यूज ऑफ दिस काइंड, अब इस तरीके के कुछ इश्यूज हैं दैट फोर्स द कम्युनिटी टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व क्वेश्चंस, जो कि हमें फोर्स करते हैं देश से कुछ ऐसे मुश्किल और ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए जो कि सॉल्व नहीं हुए, अबाउट वेदर आर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव इनफ। क्या हम जिस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं हमारा सिस्टम इनफ रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वो सभी ग्रुप्स के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट में। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस, लेकिन सच तो ये है कि हम ये क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स आंसर, और आंसर की तरफ वर्क कर रहे हैं, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो भी इसीलिए है क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर आपका ओवर होता है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।